हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध दर्शाने वाला सूत्र f बराबर r/2 स्थापित कीजिए। यह सूत्र किन स्थितियों में लागू नहीं होता? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, हम बात करते हैं गोली दर्पण की। तो किसी भी गोली दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है, जिसको f से दर्शाया जाता है, उसको कुछ इस तरीके से निर्धारित करते हैं हम कि फोकस दूरी वह कि अगर मान लीजिए हमारे पास में गोली दर्पण है, किसी भी गोली दर्पण के लिए बोला जाता है कि अगर गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के काफी नजदीक एक प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस दूरी से होकर गुजरती है। ध्यान रखें, आप ध्यान से सुने कि जो फोकस दूरी की परिभाषा है वो बनाई ही गई है मुख्य अक्ष के काफी करीब वाले किरणों के लिए। मान लीजिए हमारे पास में एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। बोला जा रहा है कि अगर एक किरण आती है मुख्य अक्ष के समानांतर और मुख्य अक्ष के काफी करीब, मतलब ये जो दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए। तो बोला जा रहा है कि जब ये परावर्तित हो जाएगी दर्पण से, तो जिस बिंदु से वो गुजरेगी मुख्य अक्ष के, उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस और ध्रुव के बीच में, ध्रुव को पी से दर्शा देते हैं, जो दूरी होती है उसे बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको एफ से दर्शाया जाता है। अब इसका मान r/2 होगा या फिर r/2 के अलावा कुछ और होगा, वो बात की बात है, लेकिन इसको तो हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो ये हो गया फोकस दूरी का परिभाषा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दर्पण मैंने बनाया हुआ है, अवतल दर्पण। देखिए, आप सूत्र का निगमन उत्तल दर्पण लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी होता है अवतल दर्पण में, इसलिए अवतल दर्पण मैंने ले लिया। यहाँ पे एक किरण है जो कि आपतित हो रही है दर्पण के ऊपर। बताया नहीं गया है कि ये किरण पास है कि दूर। अब यहाँ पे किरण आपतित हो रही है कुछ इस तरीके से, और फिर परावर्तित हो रही है कुछ इस तरीके से। मुख्य अक्ष को ये मान लीजिए किसी एक बिंदु पे काट रही है, जिसको हम बोल देते हैं आई। ध्रुव को नाम दे दिया हमने पी, तथा ये सी जो है वह है वक्रता केंद्र दिए गए दर्पण, गोली दर्पण के लिए। इसको हम यहाँ पे आपतित बिंदु पर मिला देते हैं, तो ये कोण हो जाएगा आपका आपतन कोण। मान लेते हैं कि आई है, तो यहाँ पे परावर्तन कोण जो कि आर के बराबर है, वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, अर्थात आई और आर आपस में बराबर होंगे। ध्यान से अगर आप देखें तो ये किरण जो आपतित हमने कराया है वो मुख्य अक्ष के समानांतर है, और इनको एक ये तिरछी रेखा काट रही है ये बिंदु से, इसको नाम देते हैं एम, जो कि है सी एम रेखा। सी एम रेखा जो है वो दरअसल दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है, इसलिए ये वाली कोण और ये वाली कोण बराबर होगी, अर्थात ये वाली कोण भी आई के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि निगमन के लिए यहाँ आई बिंदु से सीएम के ऊपर एक लंबवत अभिरेखा खींचते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक अभिलंब डाल दिया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 अंश है, हम इसको के बिंदु नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिभुज सी के आई व त्रिभुज आई के एम से। इन दोनों त्रिभुजों से अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे कोण आई के सी है वो बराबर है कोण आई के एम के, जो कि 90 अंश। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें तो जो आई के है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, आई के जो है वो उभयनिष्ठ है दोनों में। साथ ही साथ यहाँ पे आप बात करें तो ये वाला कोण आई है और ये वाला कोण आई है, आर है, क्योंकि आई और आर आपस में बराबर हैं। अब क्योंकि दोनों ही त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गई, जिसका मतलब है कि दोनों त्रिभुजें क्या है, समान त्रिभुज हैं। तो यहां हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज सी के आई है और जो त्रिभुज आई के एम है वो दरअसल समान त्रिभुजें हैं, दोनों तरफ समान त्रिभुज हैं। इसके मतलब हम बोल सकते हैं कि सी के जो होगा वो बराबर होगा के एम के। अब जो यहाँ पे सी एम है, सी एम दरअसल ये बराबर है वक्रता त्रिज्या के संख्यात्मक मान के बराबर, अर्थात आर के बराबर। जिसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे सी के है धन के एम है, इसको लिख सकते हैं 2ck, ये बराबर होगा आर के। जिसका मतलब है कि सी के का मान आ जाएगा r/2 के। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम अगर cos i का मान लिखना चाहें तो cos i लिखा जा सकता है cos i बराबर ck भागे सी आई, ck भागे सी आई, ck भागे सी आई। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सी आई धन पी आई, इधर आप देखें सी आई धन पी आई, ये बराबर होगा वक्रता त्रिज्या के, तो इसको लिख सकते हैं आर के बराबर। जिसका मतलब कि यहां से हम सी आई का मान लिख सकते हैं सी आई बराबर आर ऋण पी आई। अब यहाँ पे इन दोनों मानों को हम यहाँ पे cos i में डाल देते हैं, तो cos i का मान मिलेगा cos i बराबर ऊपर है r/2 और नीचे है r ऋण पी आई। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो 2 cos i r ऋण पी आई होगा वो बराबर हो जाएगा r के। यहां से हम बोल सकते हैं कि जो पी आई होगा वो बराबर हो जाएगा पी आई बराबर r 1 ऋण 1/2 cos i। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी दरअसल जब किरण जो है वो मुख्य अक्ष के काफी करीब आपतित होती है, अर्थात ये दूरी काफी कम हो अथवा जो आई का मान हो वो बहुत ही कम हो, तो हम बोल सकते हैं जो फोकस दूरी है वो उसके लिए आई का मान कम होगा।
बहुत ही कम। इस अवस्था में जो ये किरण है वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो फोकस हो जाती है। अर्थात यहाँ पे फोकस दूरी की स्थिति में पी आई का मान एफ के बराबर होता है। अर्थात जब आई बहुत कम हो तो पी आई का मान किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। और जब आई कम होता है तो दरअसल कॉस आई का मान लगभग लगभग 1 के बराबर हो जाता है। अगर आप सोचे कॉस 0 का मान तो वो 1 के ही तो बराबर होता है। जब आई का मान बहुत ही आप कम करोगे तो वो 0 के काफी करीब होगा, तो कॉस आई जो है 1 के काफी करीब हो जाएगा। तो उसको हमने लगभग लगभग 1 लिख दिया। इस अवस्था में फोकस दूरी का मान मिलेगा आपको एफ बराबर आर 1-1/2, जो कि कुछ और नहीं बल्कि आर भागे 2 होगा। तो इस तरीके से हमने फोकस दूरी को निकाल लिया। और हमने देखा भी कि ये तब सही होता है जब जो आपतित कोण है वो दरअसल कम हो अथवा जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के काफी करीब आपतित हो। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।